This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और गणित के अंदर भी हम वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो आपके चैप्टर 1 के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 कौन सा है हमारा, यानी कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमारे पास जितने भी जरूरी कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीजें कवर की थी, तो हम कुछ एक बार रिवाइज कराते हैं जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने पूर्णांकों के गुणन के बारे में सीखी थी सर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है सर? इनको जेड से दर्शाया जाता है। और ये क्या होते हैं सर हमारे पास में? 1 2 3 अनंत तक। सर जीरो भी इंक्लूड कर लीजिए और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले, यानी कि -1 -2 -3 और सर ये भी अनंत तक होते हैं माइनस वाले नंबर। तो ये जो ग्रुप्स यानी कि जो समूह बन जाता है ये हमारे पास में क्या कहलाता है? पूर्णांकों का समूह कहलाता है। अब देखो, पूर्णांकों में हमने सीख लिया कि सर पूर्णांक हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक, और सर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास में पूर्णांक दो तरीके हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक तो धनात्मक है पॉजिटिव और एक ऋणात्मक है नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं इनका गुणन, यानी कि अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो इनका गुणन कितना होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि सर 5 गुणा 4 करना हो तो हमारे पास में कितना आ गया? 5 चौक 20। लेकिन पर अगर हमारे पास में दो ऋणात्मक पूर्णांक है सर, इनका गुणन कैसे करेंगे? जैसा कि -7 गुणा -3 है। तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बच्चे आंसर भेजेंगे, क्योंकि हमने कहा है आप जल्दी जल्दी आंसर भेजना आज। ठीक है, सब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर भेजेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ सभी को समझ में आ गया है। तो बताइए, -7 गुणा -3 कितना होगा? जल्दी से आंसर भेजना है बच्चे, आंसर भेजना है चैट सेक्शन में। -7 गुणा -3। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे सर कितना हो गया? सर 7 क्या कितना होता है सर? 21 होता है। और सर हमारे पास में जब एक ही साइन होता है तो सर माइनस गुणा माइनस कितना होता है? हमारे पास में प्लस होता है। इतना सभी ने याद किया होगा कि सर प्लस वाले चिन्ह की गुणा प्लस के साथ में करते हैं तो सर हमारा आंसर प्लस आता है। और अगर सर हम माइनस वाले चिन्ह की गुणा माइनस में करते हैं तो भी सर हमारा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। यानी कि आपने कहा एक तो धनात्मक है सर 5 गुणा 7 हो सकता है, तो आप कहोगे, और एक सर ऋणात्मक है, सॉरी, एक धनात्मक है और एक क्या है? ऋणात्मक है। तो आपने कहा 5 गुणा -7, तो आपने आंसर किया सर 7 पंजे कितना हो गया? 35, और सर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और अगर हमारे पास में ऐसा होता है -11 गुणा 5, तो आपके पास में कितना आ जाए? -55। यानी कि आप कहोगे सर अगर एक प्लस की संख्या की गुणा कर दी जाए माइनस की संख्या में तो सर हमारा आंसर माइनस आता है, या फिर सर एक माइनस की संख्या की गुणा कर दी जाए प्लस में तो भी सर हमारा आंसर कितना आता है? माइनस में आता है। ठीक है, यानी कि सभी को याद रखना है कि प्लस की संख्या की गुणा प्लस में करोगे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस वाली संख्या की गुणा माइनस में करोगे तो भी आंसर प्लस आएगा, अगर आप प्लस वाले की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने ये भी सीख लिया था दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि हमने एडिशन सीख लिया था, इंटीजर्स को कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है इनका योग करना हो तो आपने कहा कैसे करेंगे सर? सर हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए 5 + 3 लिखा है तो सर ये आंसर आ गया हमारे पास में 8। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि अगर लिखा है -3 प्लस -8, तो आप क्या करोगे? आपने एक चीज सीखी थी कि सर यहाँ पर दो संख्याओं दो चिन्ह है, एक प्लस का और एक माइनस का, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो सर सबसे पहले हम इसकी गुणा करेंगे। और अभी सीखा था हमने लास्ट वाले पेज पे कि आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो आपकी चीज क्या आती है? माइनस आती है, यानी कि ये तो हो गया -8। इसके पहले लिखा है -3, और आप जानते हो कि अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर हमेशा जोड़कर आएगा और वही वाला चिन्ह आगे आ जाएगा जो दोनों का चिन्ह होगा। ठीक है, वही वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा जो दोनों का चिन्ह होगा। इतना सभी को क्लियर है? तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है, कि हाँ सर जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर -11 आ जाएगा। क्योंकि ये चीज हमने सीखी थी कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो सर सबसे पहले उनको गुणा करेंगे। सर हमने प्लस की गुणा माइनस में करी तो सर हमारा आंसर माइनस आ गया। सर ये रेखा वो माइनस आपने यहाँ पे हल करने के बाद में, और सर फिर प्लस हमारे पास में 8 बचा और माइनस के 3 पहले से था। और अगर संख्याओं के चिन्ह एक समान होंगे तो हमेशा जोड़कर आंसर आएगा, और जो भी उनका चिन्ह होगा वो बाहर लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि अगर आप एक धनात्मक में जोड़ रहे हो एक ऋणात्मक को तो अब आप कैसे जोड़ोगे? आपने कहा सर ये रहा प्लस का चिन्ह और सर ये रहा माइनस का चिन्ह, दोनों के बीच में सर कोई संख्या नहीं है तो सर इनको पहले गुणा कर देंगे तो सर -8 आ गया, और सर पहले से 5 बचा था। सर अब एक हमारे पास में धनात्मक है, यानी कि दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, और जब दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो सर आंसर हमेशा घटाकर आता है। आपने 8 में से 5 को घटा दिया, सर 3 आ गया, लेकिन पर कौन से 3?
आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे, बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो सर माइनस के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को, इतना रिवाइज हुआ? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि हमने योग के बारे में सीख लिया था। और अगर हम बात करें किसकी, पूर्णांकों के घटाव की, तो पूर्णांकों का घटाव किस तरीके से करते हैं हम, देखिए क्या है आपके पास में, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। यानी कि अगर दोनों ही पूर्णांक हमारे कैसे हैं, धनात्मक है, यानी कि आपने कहा एक 8 है और एक 5 है, और आपने उनको घटा दिया, आप कहोगे हमारे पास है सर कितना आंसर आ गया, आप कहोगे सर हमारे पास में आंसर आ गया 3। कैसे आ गया 3? क्योंकि आपने कहा सर दोनों ही धनात्मक है और आपने उनको घटा दिया। अब देखो इसके आगे तो प्लस का चिन्ह है, सॉरी इसके आगे तो माइनस का चिन्ह है, और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे प्लस का चिन्ह है। अब आप कहोगे सर दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, तो आंसर सर घटा कर आएगा। 8 में से 5 घटा दिया तो 3। और सर जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, सर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, आपने कहा सर प्लस का चिन्ह। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा होता 5 - 7, तब कितना आंसर आता? आपने कहा सर इसका तो माइनस का चिन्ह है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और सर दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, और जब सर दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर में से घटा कर आता है। सर 7 में से 5 घटा दिया तो 2 आ गया, सर आंसर 2 आ गया, पर कौन से 2? सर बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे तो माइनस का चिन्ह है, तो आप कहोगे सर माइनस का। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। जल्दी से। ठीक है, चलिए, अब आप कह रहे हो कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब दोनों ही पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक है। जैसे कि हमने कहा -8 में से आपने घटा दिया -4 को, भाई दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है और आप घटाव कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और सर माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी है, दोनों ही चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करी, और आप जानते हो कि जब माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, प्लस। यानी कि सर इनको तो गुणा करके प्लस आ गया। अब क्या बचा हमारे पास में, आप कहोगे सर यहाँ तो हमारे पास में 4 बचा हुआ है, और सर यहाँ पर हमारे पास में -8 बचा हुआ है। और आप जानते हो दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, और जब दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर हमें से घटा कर आता है 4। आप कहोगे सर आंसर तो आ गया 4, और कौन से 4? आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो सर माइनस के 4। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। इसी तरीके से आप इनको कर लोगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि जोड़ और घटाव को। देखिए अब हमारे पास में क्या है, विभाजन, यानी कि पूर्णांकों का विभाजन। अगर हम विभाजन की बात करें तो लास्ट क्लास हमने विभाजन पढ़ा था, और विभाजन में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर हम एक धनात्मक, यानी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव नंबर से, जैसे कि आपने 10 को डिवाइड कर दिया 5 से, 10 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो आप कहोगे सर डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा मेरे पास में, सर 2 आएगा, वो भी पॉजिटिव के। ठीक है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का डिवीजन हो गया, भाई ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, और दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर भी क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव आ गया। यानी कि आप लिखोगे सर जब हम पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से, तो सर हमारा आंसर भी कितना आता है, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, यानी कि आपने एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर दिया एक नेगेटिव नंबर से, जैसे कि -12 को आपने डिवाइड कर दिया -3 से, तो आपने सीखा था कि सर माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि सर आंसर आएगा +4। यानी कि जब आप माइनस वाले नंबर को भाग करते हो माइनस वाले नंबर से, तो आंसर आता है प्लस। इतना क्लियर हुआ? बताइए कि माइनस को माइनस से भाग करते हैं तब भी प्लस आता है, प्लस को प्लस से भाग करते हैं तब भी प्लस आता है। ठीक है, अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आपने कहा सर +12 को मैं तो डिवाइड कर रहा हूं -3 से, या फिर सर मैं तो 12 को, सॉरी -12 को डिवाइड कर रहा हूं +3 से। देखो इनमें एक तो धनात्मक है, ये रहा धनात्मक, और एक ऋणात्मक है, ये रहा ऋणात्मक। एक धनात्मक है, ये रहा धनात्मक, और एक ऋणात्मक है, ये रहा ऋणात्मक। जब एक धनात्मक को ऋणात्मक से या फिर एक ऋणात्मक को धनात्मक से हम भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, आप कहोगे सर हमारा आंसर आता है नेगेटिव। क्या आंसर आता है, नेगेटिव। 3 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी दोनों ही केस में आपका आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप प्लस को भाग करते हो माइनस से तो भी आंसर माइनस आएगा, और अगर आप माइनस को भाग करते हो प्लस से तो भी आपका आंसर माइनस आएगा। कितना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर ये क्लियर है मैं, और फिर हम चीजें पढ़ते हैं आगे आज नई क्लास से। ठीक है, चलिए, इतना काफी सारे बच्चों को याद है। देखिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे,
आज हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। यानी कि 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे कि हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सब बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे और फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सम संख्या की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सम संख्या इवन नंबर की। देखिए जो सम संख्या होते हैं, कोई भी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है सम संख्या कहलाती है। सर पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि सर कुछ भी हमारे पास में शेषफल ना बचे। क्या ना बचे हमारे पास में, कुछ भी शेषफल ना बचे। जैसे कि आपने 2 से भाग करा और आपने 2 से भाग करा 112 को, तो आपने कहा सर 2 पंजे कितना हो गया 10। सर 1 बच गया, ऊपर से उतारा 2। सर 2 छिक कितना हो गया हमारे पास में 12। अब आप हमें बताओगे शेषफल कितना बचा, आप कहोगे सर कुछ भी शेषफल नहीं बचा। लेकिन पर अगर वहीं पर आप क्या करते, 115 को भाग दे देते 2 से। देखिए 2 पंजे 10, घटाया तो 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, 2 सत्ते कितना हो गया हमारे पास में 14, घटाया तो 1 बच गया। ये कितना बच गया, 1 हमारे पास में शेषफल बच गया। ठीक है, तो देखो ये पूर्णत्य विभाजित है। ये क्या है हमारे पास में, ये पूर्णत्य विभाजित है। यानी कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यदि कोई भी संख्या जिसे 2 से पूर्णत्य विभाजित किया जा सकता है, जिसे 2 से पूर्णत्य विभाजित किया जा सकता है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया पूर्णत्य डिवीजन यानी कि पूर्णत्य विभाजित का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण जैसे कि आप 0 को भाग करोगे 2 से। देखो ऐसे भाग करना, 0 को भाग करोगे 2 से तो 2 0 जा 0 और सर ये पूरा पूरा भाग हो गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। आप 2 को भाग करोगे 2 से, कर लीजिए 2 को 2 से भाग, आपने 2 से भाग किया 2 को, तो 2 एकम 2, सर ये पूर्णत्य विभाजित हो गया, इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचा। इसी तरीके से जब आप किसी भी संख्या को भाग करोगे, आप 10 को भाग करोगे तो आपने 10 को भाग करा 2 से, जब आपने 2 से 10 को भाग किया तो 2 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 10 हो गया। यानी कि कुछ भी हमारे पास में शेषफल नहीं बचा। आप देख पा रहे हो कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि जितनी भी संख्याएं ये सभी क्या है 2 से पूर्णत्य विभाजित है। और जो संख्याएं 2 से पूर्णत्य विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी, आप कहोगे सर वो संख्याएं हमारी कहलाती है सम संख्याएं। क्या कहलाती है वो हमारी सम संख्याएं, कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णत्य विभाजित हो जाती है सर सम संख्या कहलाती है। आप क्या सभी संख्याओं को अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कौन यहाँ पर एक सम संख्या है और कौन एक सम संख्या नहीं है, तो क्या हम भाग करके देखेंगे, आप कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल भाग करके नहीं देखेंगे, कि हमें सम संख्याओं की पहचान पता है। सम संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। जैसा कि हमने एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी 1, 1, 1, 3, 4। पूछा जाए बताइए सम संख्या या विषम, आप कहोगे सर इसमें इकाई अंक कौन है, आप कहोगे सर इकाई अंक सबसे सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ अंक होता है। जो सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ अंक होता है वो इकाई अंक होता है। और सर इकाई अंक 4 है, यानी कि सर ये क्या है हमारे पास में एक सम संख्या है। अगर हम ऐसे लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, बताइए पूरी की पूरी संख्या सम संख्या है विषम, आप कहोगे सर पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सर इसमें इकाई का अंक 6 है, तो सर ये एक हमारे पास में सम संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी अंक है तो आप कह दोगे सर वो संख्या क्या है हमारे पास में एक सम संख्या। ठीक है, नोट, यानी कि 0 एक सम संख्या होती है। यानी कि हमारे पास में जो 0 होती है वो एक सम संख्या होती है। आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें नहीं पता 0 सम है या विषम, 0 क्या होता है हमारे पास में एक सम संख्या होती है। चलिए अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए एक बार हमें ये बता भी दीजिए, सामने एक स्क्रीन पे एक नंबर लिख देते हैं, बताइए ये हमारे पास में क्या है 157। ये हमारे पास में सम है तो वाई टाइप करें, और अगर सम नहीं है तो एन टाइप करें जल्दी से। भाई क्या 157 एक सम संख्या है तो वाई टाइप करें, और अगर 157 एक सम संख्या नहीं है तो एन टाइप करें। ठीक है, वेरी गुड। यानी सभी बच्चों का आंसर आ गया एन, कि सर ये 157 एक सम संख्या नहीं है। चलिए देखिए अब से बच्चे अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, कि अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, कि विषम संख्याएं कौन सी संख्या होती है। ठीक है, देखिए अगर विषम संख्याओं की बात करें तो एक विषम संख्या वह संख्या है, एक विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। यानी कि आप पहले भी 2 से भाग कर रहे थे और अब भी आप 2 से भाग कर रहे हो। यानी कि सम संख्या कौन सी थी, जो 2 से पूर्णत्य विभाजित थी वो सम संख्याएं थी, और जो 2 से विभाज्य नहीं है वो संख्या कैसी हमारे पास है, वो संख्याएं विषम संख्या होती है।
ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, विषम संख्या को 2 से भाग करने पर हमेशा शेष 1 होता है। ये आप जानते ही हो कि जब आप 2 से किसी भी संख्या को भाग करोगे, मान लो यार कोई भी संख्या लिखिए, आप ये मान लो कोई भी संख्या लिखिए, जब आप 2 से भाग कर रहे हो तो जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा 2 से छोटा ही होगा। जो शेषफल होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर वो हमेशा 2 से छोटा होगा। क्यों होगा कि सर अगर यहाँ 3 आ जाता तो हमने गलत किया है, सर 3 में तुम भाग दे सकते हैं ना। तो हमेशा जो शेषफल होता है वो हमारा किससे होता है, जिससे भी हम संख्या से भाग कर रहे होते हैं उससे हमेशा छोटा ही होता है। अब इससे छोटे तो दो चीजें होती हैं, या तो सर शेषफल हमारे पास में 1 आएगा, सर या तो हमारे पास में शेषफल 1 आएगा क्योंकि 2 से छोटा है, या फिर आप कहोगे सर शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो आप कह दोगे सम संख्या है, और अगर शेषफल 1 आ गया तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे सर विषम संख्या है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि 2 से भाग करने पर अगर किसी संख्या को शेषफल 1 आ जाता है तो हमारी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। क्योंकि अगर शेषफल 0 आ गया तो सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए इसके लिए भी हमारे पास में पहचान है, क्या जितनी भी संख्या दी जाएंगी सभी को भाग कर करके देखेंगे क्या, आपको नहीं सर भाग करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। विषम संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। जैसा कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 2, 1, 5, 7, बताइए सम संख्या या विषम संख्या है, आप कहोगे सर सम संख्या या विषम संख्या को बताने के लिए हम सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। सर इकाई अंक है 7, सर इकाई अंक 7 है तो हम कह देंगे सर ये एक विषम संख्या है। ये क्या है हमारे पास में सर विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को, एक क्या है, विषम संख्या। ठीक है, यानी कि एक ओड नंबर। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं, यानी कि हमें सम और विषम समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th क्लास में, 10th क्लास में क्या 9, 10th, 11, 12 इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जगह इस्तेमाल करने पड़ते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चों को यहीं पे डाउट होता है। देखिए एक से बड़ी वे संख्या है, एक से बड़ी वे संख्या है जो केवल एक या स्वयं से विभाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आप कहोगे सर एक से बड़ी, यानी कि सर एक से बड़ा कौन होता है, सर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10। ऐसे तो सर ये अनंत तक जाएगा। तो एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो किससे विभाज्य होती है, आप कहोगे सर या तो वो एक से विभाज्य हो। अब आप कहोगे सर सारी संख्याएं एक से विभाज्य होती है, आपने तो लिखवाया था जब अपने को महत्वपूर्ण बिंदु हमने भाग में लिखवाया था कि एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। जैसे कि आप एक से भाग करो, बताओ किसको भाग करोगे, 115 को भाग करोगे तो एक एकम एक, सर कट गया, ऊपर से एक उतारा। भाई आप जानते हो ना कैसे भाग करोगे आप, भाई अगर आपने 115 को एक से भाग करा तो कैसे करोगे, आपने कहा सर मैं एक से भाग कर रहा हूँ 115 को, तो सर एक एकम एक, घटाया तो कट गया, सर ऊपर से एक उतारा तो सर एक एकम एक, सर कट गया, ऊपर से 5 उतारा तो सर एक पंजे 5। यानी कि आप किसी भी संख्या को एक से भाग करो, भाग हो ही जाएगी। तो सर सभी संख्या एक से भाग है, यानी कि वह संख्या एक के साथ साथ में वो स्वयं से भी विभाज्य होनी चाहिए, बाकी किसी और से विभाज्य ना हो। अब आप देखोगे, अगर आप देख पाओगे तो अगर आपने 2 को भाग किया तो आपने कहा सर एक से तो भाग हो जाएगा, और बाकी 2 को भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास में कितना आ गया, 2 एकम 2 आ गया। यानी कि सर हम 2 को एक तो 2 को सिर्फ एक से भाग कर पा रहे हैं और 2 से भाग कर पा रहे हैं। अगर हम 3 को देखें तो सर हम एक से भाग कर पा रहे हैं और 3 से भाग कर पा रहे हैं। लेकिन पर सर अगर हम 4 को देखें, आप देखिए 4 को, भाई आपने एक से भाग किया, एक चौका 4 हो गया, फिर आपने 2 से भाग किया 4 को, 2 दूनी 4 हो गया, फिर आपने 4 से भाग किया 4 को, 4 एकम 4 हो गया। तो आपने एक चीज देखी कि जो 4 है वो अपने आप से तो भाज, मतलब आप एक देखो 4 के बारे में देखें तो आप कहोगे सर 4 एक से भी भाग हो जा रहा है, 4 2 से भी भाग हो जा रहा है, 4 4 से भी भाग हो जा रहा है। पर हमें तो उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्या कहना है। देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि सर अभाज्य संख्या तो वो होती है एक से बड़ी वे संख्या जो केवल एक से या फिर स्वयं से, सर ये एक से भी हो रहा है और सर स्वयं से भी हो रहा है, तो सर ये अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये 2 से भी हो रहा है, क्योंकि ये किससे हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। हमें सिर्फ ऐसी संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहना होता है जो एक से भाग हो जाए और अपने आप से भाग हो। जैसे कि आपने 2 को देखा, एक से भाग हो रहा है, अपने आप से भाग हो रहा है। आपने 3 को देखा, एक से भाग हो रहा है, अपने आप से भाग हो रहा है। अब 5 को देखो ना,
भाई जब आप 5 को भाग करोगे तो वो 1 से भाग होगा, 1 पंजे 5, और वो किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा। भाई 5 एकम 5, 1 और 5 से तो भाग हो रहा है, बाकी 2 और 3 से तो नहीं हो रहा। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जो 1 से भागो और अपने आप से भागो, वह सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया है कि वो सभी संख्याएं जो 1 से भाग होंगी या फिर अपने आप से भाग होंगी, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर वो किसी और से भाग हो गई तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जैसे कि आप सभी बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के बीच में 1 2, हम देखो काउंटिंग लिख रहे हैं और आप हमें बताओगे कि कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या एक अभाज्य संख्या है? आप कहोगे सर एक की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें संख्याएं एक से बड़ी देखनी है, सर एक की बात नहीं करेंगे। यानी कि आप कहोगे सर क्या दो अभाज्य संख्या है? आपने कहा हाँ सर दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो एक से भाग होता है और दो से भाग होता है और किसी से भाग ही नहीं होता। सर तीन भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से भाग होता है और तीन से भाग होता है। सर चार एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सर ये एक से भाग होता है, चार से भाग होता है, इसके अलावा दो से भी भाग हो जाता है। पांच, आप कहोगे सर पांच एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और पांच से भाग होता है, दो और तीन से भाग नहीं होता। आप दो से अगर भाग करोगे पांच को तो आपने कहा सर दो दूनी चार, आपके पास में एक शेषफल बच गया। एक क्या बच गया, शेषफल। तो आप ये नहीं कहोगे कि भाग हो गया है, भाग नहीं हुआ है। यानी कि भाग की बात की जाए, विभाज्य का मतलब होता है कि पूरी पूरी भाग हो जाए, उसके अंदर शेषफल कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए फिर आप 6 को कहोगे कि सर 6 एक हमारे पास में कैसा नंबर है? 6 भी सर हमारे पास में एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से भाग होती है, ये सर दो से भी भाग हो जाती है, तीन से भी भाग हो जाता है। आप देखो 6 में, तो ये आप कहोगे सर दो से भाग किया, दो तिया 6, सर ये भाग हो गया। तीन से भाग किया, सर तीन दूनी 6, ये भी भाग हो गया। यानी कि 6 तो बहुत सारी संख्याओं से भाग होती है, 6 हमारे पास में क्या नहीं है, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप 7 को कहोगे 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और 7 से भाग होती है। 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है और 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 तीन से भाग हो जाती है, तीन तिया 9। इतना सभी को क्लियर हो गया कि वो सभी संख्याएं जो एक से या स्वयं से भाज्य होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको इंपोर्टेंट नोट में क्या लिखना है? अब आपको इंपोर्टेंट नोट में ये चीज लिखनी है, सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्टार लगा के सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आप लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, आप लिखेंगे नोट के अंदर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और फिर केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी इसको छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी विषम संख्याएं। अब आप सम और विषम तो जानते हो ना, वही सम संख्याएं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है। विषम संख्याएं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आता है। एक दो को छोड़ दो, ये रहा ना दो, इसको छोड़ दो तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी विषम संख्या है। जैसे कि हमारे पास में 11 आ जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी विषम है। हमारे पास में 13 आ जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी विषम है। हमारे पास में 17 आएगा उसके बाद में, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है और विषम है। यानी कि दो को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं सारी विषम होती है। तो आपको ये याद रखना है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी कि दो एक ऐसी संख्या है जो केवल, मतलब दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। अब देखो आपको एक के बारे में भी लिख लेना है। एक, एक क्या नहीं होता? आप कहोगे सर एक अभाज्य संख्या नहीं होता, एक अभाज्य संख्या नहीं होता। बच्चों के मन में ये आता है, अभाज्य संख्या पूछो तो सबसे पहले एक को बताते हैं कि एक अभाज्य है। नहीं, एक अभाज्य नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में। कि सर अभाज्य तो सीख लिया हमने, अब भाज्य क्या होंगी संख्याएं? यानी कि भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स भी क्या होते हैं, एक से बड़े होते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है। यानी कि एक तो वो एक से हो जाए, एक वो स्वयं से हो जाए, यानी कि एक दो, और उनके अलावा किसी और संख्या से भी, यानी कि कम से कम तीन संख्याओं से वो भाग होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी।
जैसे कि आपने कहा सर एक को अगर हमने एक से भाग किया तो एक एकम एक आगे कट गया, लेकिन पर ये एक से ही भाग हुआ ना, हमें तो कम से कम 3 संख्या चाहिए। अगर हम बात करें 2 की तो आप कहोगे सर एक दूनी 2, सर एक तो 2 से भाग हो गया, और सर 2 से भाग हो गया, 2 एकम 2। क्या 2 को आप किसी और से भाग कर सकते हो? आप कहोगे सर नहीं कर सकते, यानी कि ये सिर्फ 2 संख्याओं से भाग हुआ, यानी कि ये भी हमारे पास में क्या नहीं है, ये भी हमारे पास में भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्याओं में कितनी संख्याओं से भाग होना चाहिए? कम से कम 1, 2, 3, कम से कम 3 संख्या। अब देखते हैं हम 4 को। जैसे 3 को देखोगे तो आपने कहा सर 1 या 3, एक तो सर ये 1 से भाग हो गया, सर 3 को अगर 3 से भाग किया तो 3 एकम 3, सर ये 2 संख्याओं से भाग हो रहा है, 1 से और 3 से, तो सर ये भी हमारे पास में भाज्य संख्या नहीं है। अगर 4 को देखें, हाँ 1 से डिवाइड किया यानी कि 1 से भाग किया, 1 चौका 4 हो गया, फिर 4 को 4 से भाग किया, 4 एकम 4 हो गया। इसके अलावा 2 से भाग कर सकते हो 4 को, 2 दूनी 4। अब आपने कहा सर हाँ हमारे पास में 1 हो गया, 2 हो गया, 4, हम 4 को इन 3 संख्याओं से भाग दे पा रहे हैं, कम से कम 3 संख्याएं, बाकी तो आप कितनी भी संख्याओं से भाग दे दो, कम से कम 3 संख्याओं से भाग दे पा रहे हो, तो आप कहोगे कि वो संख्या हमारे पास में कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। जैसे कि हम 6 की बात करें तो देखो ये 1 से भाग हो जाएगी, आपका वो हो जाएगा। सर 6 में देखो जो 6 है वो 1 से भी भाग हो जाएगी, वो 6 से भी भाग हो जाएगी, इसके अलावा ये 2 से भी भाग हो जाएगी, देख लो हो गई कि नहीं हो गई। इसके अलावा ये 3 से भी भाग हो जाएगी, तो 6 कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है? 6 4 संख्याओं से भाग हो रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि जो 6 है वो एक भाज्य संख्या है। वो क्या है हमारे पास में? एक भाज्य संख्या है। इतना सभी को क्लियर हुआ तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। एक ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग हो जाए, एक से हो जाए, खुद से हो जाए, इसके अलावा भी कोई एक और संख्या हो, तो हम उसको क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे कि सर ये हमारे पास में क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप आगे। अब आप क्या कहोगे कि इंपोर्टेंट नोट पे स्टार लगा के आपको लिखना है सभी को महत्वपूर्ण बिंदु में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। ये तो आपको याद ही कर लेना है बच्चे। क्या कर लेना है? तो आपको याद करना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आप कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है, अगर हम एक के बारे में बात करें, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, एक तो कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य। क्या कोई बता सकता है एक क्या है? आप कहोगे हाँ सर एक क्या है हमारे पास है? एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है? 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर सभी, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अब आप क्या कहोगे सर 2 को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिर्फ भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग हो। 2 तो सिर्फ 2 से ही भाग होता है ना, या तो 1 से भाग हो गया, 1 दूनी 2, या फिर 2 से भाग हो गया, भाई 2 एकम 2, इसके अलावा किसी और से भाग होता है? नहीं होता। यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं उनमें सिर्फ 2 को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी सम संख्याएं सभी कैसी संख्याएं? सभी भाज्य संख्याएं। सभी कैसी संख्याएं? सभी भाज्य संख्याएं। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतनी सारी चीजें जितनी भी आपने बताई अभी तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए जल्दी से। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों के लिए एक सवाल आ गया है स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है आप लोगों से कि बताइए पहले 5 अभाज्य संख्याएं, यानी कि आपको पहली 5 अभाज्य संख्याएं बतानी है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बताइए। सर एक लड़की के पास सर लिंक ही नहीं गया, वो बार बार फोन कर रही है। बच्चे जिस बच्चे के पास में लिंक नहीं गया है ना, आप एक काम करो उनका सारा नंबर और व्हाट्सअप नंबर लिखकर भेज दो, उनको हम व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करा देंगे। अगर आपको पता है, क्योंकि वो अगर आपकी फ्रेंड है आपको फोन कर रही है, तो आप उनका नंबर मतलब मोबाइल नंबर और आप उनका क्या कर देना, आप उनका SRN नंबर वो चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना, हम उनको ऐड करा देंगे ताकि उनके पास लिंक चला जाए करे। ठीक है, क्योंकि अभी सर तो हम वो लिंक। सर हाँ वो कह रही थी रोज आता था पर आज नहीं आया, पता नहीं क्यों। चलो एक बार हम चेक करा देंगे, आप उनका नाम बता दीजिए फिर हम एक बार चेक सर करा लेंगे। सालू। क्या चीज? सालू सर उसका नाम। ठीक है, आप फिर भी एक बार SRN नंबर लिखकर भेज दीजिए, ठीक है, हम एक बार चेक करा देंगे SRN नंबर से। सर उसका सर नंबर मुझे पता नहीं है इसलिए।
ठीक है, तो आप एक काम करना, उनसे बात कर लेना एक बार कि अभिमन्यु सर का नंबर है ना आप लोगों के पास में, आप अभिमन्यु सर से अभी उनको ना नंबर दे देना सालू को, अभिमन्यु सर का, ठीक कि है वो अभिमन्यु सर से बात कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है कि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बहुत जरूरी होता है। आप गलत करो चाहे सही करो, पर वोट जरूर क्या करो, इससे आप ही का फायदा होता है। आपका क्या फायदा होगा कि जब ये आपका चैप्टर खत्म होगा तो हम एक पूरा डाटा एनालाइज कर पाएंगे कि आपसे कितने सवाल क्लास के अंदर पूछे गए थे और आपने उसमें से कितने सही और कितने गलत किए थे। देखो, किसी भी बच्चे की ये चीज जानने के लिए कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, ये बहुत जरूरी होता है कि आपके आंसर हमारे पास तक आए। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट क्या करे। इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों का बहुत फायदा होगा कि जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपकी एक अच्छी खासी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि आपसे इतने सवाल पूछे गए थे, आपके इतने गलत थे। यानी कि आपको इन सभी चीजों को सीखना है, क्योंकि जो चीज आपको समझ में आ गई है वो आपने सही की है, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तभी तो आपने गलत किया होगा। यानी कि आपकी कमी आपको पता लगेंगी कि आपकी कमी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो जरूर, यानी कि आप सभी बच्चे कोशिश क्या करो, जिनके पास से पोल सेक्शन आता है आप पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करा करें। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में कि जिनके पास में पोल सेक्शन आता है प्लीज वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आया है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन भेजना है A, B, C या D, ठीक है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, टीना का आ गया, रेणुका का आ गया, रुखसाना का आ गया, अंजलि का आ गया है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों से क्या चीज पूछी गई है और आपने किस चीज का जवाब दिया है। देखिए, आपसे पूछे गए थे क्या चीज कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, यानी कि आपसे पूछी गई थी अभाज्य संख्याएं। अगर अभाज्य संख्याओं की हम परिभाषा देखें तो आप कहोगे सर वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक से भाग हो जाए और वो खुद से भाग हो जाए। वही संख्या तो अभाज्य संख्या होती है जो एक से भाग हो जाए और खुद से भाग हो जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्याओं में आपने याद किया था कि सर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो सर एक तो ये पहले हटा ही दो पहला ऑप्शन, क्योंकि एक ना तो हमारे पास में भाज्य है ना अभाज्य। फिर आपने सीखा था कि सर हमारे पास में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख देते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, थोड़ा आगे भी लिख देते हैं, 11। अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि सर एक के बारे में तो बात ही नहीं करनी, ना भाज्य ना अभाज्य। सर दो हमारे पास में कैसी होती है, आप कहोगे सर एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि अपने आप से और एक से ही भाग होती है। सर 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि अपने आप से और 3 से ही भाग होती है। सर 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि सर ये 1 से भाग हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है, इसके अलावा सर ये 2 से भी भाग हो जाती है। उसके बाद आप कहोगे सर हाँ 5 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 1 से भाग होती है और 5 से भाग होती है। सर 6 के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, सर ये तो 1 से भाग होती है, 2 से भाग होती है, 3 से भाग होता है, 6 से भी भाग होता है। तो सर 6 हमारे पास में क्या नहीं है, सर 6 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ सर 7 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भाग होता है और 7 से भाग होता है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे सर 8, नहीं सर 8 तो 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, 8 से भाग होता है। 9 सर 1 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 9 से भाग होता है। 10 यानी सर 1 से भाग होता है, 2 से 5 होता है, 2 से भाग होता है, 5 से 10 से। फिर आप कहोगे सर 11 एक हमारे पास में अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से और 11 से भाग होती है। तो आपके पास में शुरू की 5 यानी कि पहले 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि आप कहोगे सर 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारी शुरू की क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ही बच्चे का ठीक है और वो मीरा गौतम का ठीक है। तो अब आप लोगों का एक तो होमवर्क हम यहाँ दे देते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करना है, यानी कि इतना सभी को पहले तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे बच्चे क्या डाउट है आपको। सभी को क्लियर है ना, ठीक है भाई। आपसे गलती हुई बट गलती के बाद आपको समझ में भी आना चाहिए कि सर हमसे ये गलती हुई थी, अब हमें समझ में आ गया है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए,
अब आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों का काम है कि आप 1 से लेकर 50 तक की क्या लिखोगे, गिनती लिखोगे। भाई 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखोगे, और उसमें जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी आप उनको सर्कल करोगे, जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। और फिर आप उसको क्या कर दोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दोगे। 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखना और सर्कल अभाज्य संख्या ऊपर लगाना, यानी कि आपको जो गोला लगाना है वो अभाज्य संख्या ऊपर लगाना, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 42। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आप ध्यान से देखना, अभाज्य नहीं पूछा गया आपसे, भाज्य पूछा गया है। तो पहला भाज्य की परिभाषा अपने दिमाग में याद कीजिए, सिर्फ भाज्य संख्या है तो वो संख्याएं होती थी जो हमारे पास में एक से, खुद से और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी की पूरी विभाज्य हो जाए, यानी कि कम से कम वो 3 संख्याओं से भाग होती थी। और अगर आपने किसी ने गलती की तो समझ जाना कि आप कितनी गलतियां करते हो फिर, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, अभी समझाया था। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसकी परिभाषा को भी सोच के देखा करो कि आपको इसके बारे में क्या चीज बताई गई थी। बार बार बोल रहे हैं कि अभाज्य नहीं पूछी गई, भाज्य संख्या पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए काफी आसान सवाल है, तो इसमें कुछ से गुणा भाग तो जोड़ भाग गुणा घटाना तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, परिभाषा को ध्यान में दोहराना है और उसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन सी संख्या हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट यानी कि आखिरी सिर्फ 5 सेकंड है, इससे बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, टीना का आ गया है, रमेश के नाम से आ गया है, रुखसाना के नाम से आ गया है, पूनम के नाम से, शिवानी, रेणुका। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्याओं की बात करें, सर भाज्य संख्याओं की बात करें तो हम लिख लेते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर एक ना तो भाज्य है और सर ना ही अभाज्य है, इसको तो काट दो सर। सर एक तो सिर्फ हमारे पास में विषम संख्या है, कैसी संख्या है आप कहोगे सर एक तो हमारे पास में विषम संख्या। 2 की बात करें तो 2 हमारे पास में कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 3 की बात करें तो 3 हमारे पास में अभाज्य संख्या है। अब आप क्या कहोगे सर हमारे पास में जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि सर ये 1 से भाग हो जाती है, 1 चौका 4। सर ये 4 से भाग हो जाती है, 4 एकम 4। और सर ये 2 से भी भाग हो जाती है, 2 दूनी 4। तो हमारे पास में ऐसी संख्याएं जो 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या, अब यहाँ अन्य संख्या कौन हो गया है सर, अन्य संख्या 2 हो गई है कि 4 जो है वो 2 से भी भाग हो जाती है, इस वजह से 4 हमारी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और आपको ये याद भी कर लेना है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप काउंटिंग लिख करके ना कर लिया करो अपने सवालों को। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब आप लोगों के लिए एक और सवाल आ गया है स्क्रीन पर, देखिए पूछा गया, सॉरी ये तो उसका आंसर हो गया। पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। पूछा गया निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है, यानी कि आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर, यानी कि वो कैसी हो, अभाज्य संख्या भी हो और वो सम भी हो। और हमने आपको याद भी कराया था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में, तो सभी बच्चे उसको अपने दिमाग में दोहराएंगे कि क्या चीज आपको याद कराई गई थी, जल्दी से सभी बच्चे। चलिए अब देखो आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है और अपना आंसर क्या करना है, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, घटा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, भाग नहीं करना है, तो आप इसको जल्दी से हल करें, क्योंकि सिर्फ हमें
अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं को अपने दिमाग में बैठाना है कि कैसे निकालते हैं। सर अभाज्य संख्या जो एक से या खुद से भाग होती है, अभाज्य संख्या है। सर भाज्य संख्या है जो एक से और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, जल्दी से भाई। 5 4 3 2 1। अभी हम पोल सेक्शन बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी रहते हैं 2-3 बच्चे, अब उनके लिए फिर से इंतजार करना पड़ता है। भाई जो 2-3 बच्चे रहते हैं वो जल्दी से क्या करें, प्लीज अपना आंसर सोल्व करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपके पास में लास्ट 3 सेकंड है। 3, अभी भी रहते हैं, जल्दी से भाई। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है, हिमांशी, रामदेवी, सोमनाथ, रुखसाना, रमेश, शिवानी, रेणुका। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है। यानी कि आप जानते हो अभाज्य संख्या है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बार बार गिनती क्यों लिखते हैं, ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच की अभाज्य संख्या याद हो जाए। सर 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, कोई बात ही नहीं करेंगे। सर 2 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। सर 3 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है। यानी कि इतना तो सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछी गई थी सम, एक सम अभाज्य संख्या है, तो आपको होगा सर ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, केवल यही सम है। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। याद भी कराने के लिए बोला था कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि एकमात्र केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या है, विषम है। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ए। यानी कि हमारे पास में सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इतना सभी को क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है। जल्दी से वाई टाइप करेंगे सब बच्चे चैट सेक्शन में। और अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करके या फिर अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकता है। ऐसा कोई डाउट नहीं कि आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इससे पहले हम आपसे एक नया सवाल पूछें, यानी कि इसका आंसर तो सभी को पता लग गया कि सर इसका आंसर है 2। अच्छा, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो पी लिख कर भेजिए चैट सेक्शन में। और अगर पोल सेक्शन नहीं आता है, देखिए पहले समझना सभी बच्चे, पोल सेक्शन आता है तो आप पी लिखे, और अगर नहीं आता है तो आप टी लिखे। जिनका आता है वो पी लिखे, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी लिखे। जल्दी से हमें देखना है कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। सिर्फ 6 बच्चों ने लिखकर भेजा है। क्या केवल सिर्फ 6 ही बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है? और एक बच्चे ने टी लिखकर भेजा है। क्या सिर्फ एक ही बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है? और क्लास के अंदर तो 15-16 बच्चे हैं। यानी कि आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं बताना चाहते कि उनके पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है। जब आप एक इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप ये भी नहीं बता सकते कि आपके पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है, तो आप क्या करोगे बच्चे, बताओ। यानी कि आप सिर्फ लेट कर एक मूवी की तरह फोन देख रहे हो, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यानी कि आधी क्लास के बच्चे तो वो पढ़ाई बिल्कुल कर ही नहीं रहे, यानी कि उनसे कुछ पूछी जा रही है तो वो टाइप भी नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा है पूनम रानी के नाम से, जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। और इतने सारे बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, पर वोट कितने बच्चे करते हैं? 6 7 या 8। अभी हम गिन के बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, लेकिन वोट कितने करते हैं? सिर्फ 8 लोग। यानी कि 4 लोग वोट नहीं करते हैं। इस बार अगर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 12 लोगों ने वोट नहीं किया तो आपकी पिटाई की जाएगी घर आकर के। और घर आकर कौन पिटाई करेगा? जो सर स्कूल में आते हैं ना अभिमन्यु सर, वही आपकी पिटाई करेंगे। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए, आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है कि सभी बच्चे इसको हल करेंगे। गलत हो चाहे सही हो, पर पोल सेक्शन के अंदर 12 से ज्यादा वोट आने चाहिए। ठीक है, चलिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है जो 5 से विभाजित है। यानी कि वो कैसी है? विषम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए और 5 से विभाजित भी होनी चाहिए।
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीजें पूछी गई है, बहुत सारी चीजें मिक्स करके पूछी गई है। देखिए, वो संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य में भी वो 5 से विभाजित होनी चाहिए। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अभाज्य संख्याएं तो वो होती है जो एक से या खुद से ही भाग होती हैं। यानी कि सवाल का आंसर तो यहीं कहीं छुपा हुआ है। आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे साथ के साथ ही, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो अपना ऑप्शन आप जल्दी से भेज सके। अभी 5 बच्चे रहते हैं, जल्दी से अब 5 के नाम लेने पड़ेंगे, वरना हमें फिर भरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी अगर सभी का नाम लिया जाएगा कि ये बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहा है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में आंसर पोल सेक्शन आता है वो सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, कि 5 सेकंड के अंदर बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। 5, वरना तो हम नाम लेके बताएंगे कि इस बच्चे के पास में पोल सेक्शन आता है, लेकिन बस इतना आलसी है कि पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करना चाहता है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है। जबकि टीना के पास में पोल सेक्शन आता है फिर भी वो चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजती है, कोई बात नहीं। ठीक है, रुखसाना के पास में पोल सेक्शन आता है फिर भी वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजती है, काफी ठीक है। रामदेवी, हिमांशी, ठीक है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। आप कहोगे सर 10 को तो काट ही दो। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है वो तो महानालायक है, क्योंकि इनको तो यही नहीं पता विषम और सम क्या होता है। अरे भाई, ये सम है, ये विषम नहीं है। ये कैसी संख्या है? सम संख्या। क्योंकि हमने पढ़ा था सम संख्या कौन सी होती है, जिनके इकाई के अंक यानी कि लास्ट वाली संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आ जाता है लास्ट में इकाई वाले अंक पर, तो वो संख्या सम संख्या बन जाती है। चलिए, बाकी बची हुई संख्याएं विषम संख्या है। बाकी बची हुई संख्याएं विषम संख्या है। अब देखो, विषम संख्या में भी क्या होना चाहिए, वो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य का मतलब क्या है, वो एक से भाग हो और वो खुद से भाग हो। अरे भाई, अगर आप 25 को देखोगे, ये एक से भाग हो जाता है, 25 से भाग हो जाता है, पर ये 5 से भी तो भाग हो जाता है। तो सर ये 5 तो हमारे पास में कैसी संख्या नहीं है? सर 5 तो हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 15 को देखें तो सर 15 भी तो हमारा किससे भाग हो जाता है? 1 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 5 से भाग हो जाता है, 15 से भाग हो जाता है, दुनिया भर से भाग हो रहा है। फिर भी आप कह रहे हो कि 15 एक अभाज्य संख्या है। आप कहोगे सर ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ एक अभाज्य संख्या जो 5 से विभाजित हो जाए। सवाल का आंसर तो यही छिपा था कि एक संख्या जो खुद से भाग हो और वो 1 से भाग हो, वही तो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाई, वो 1 से तो भाग सभी संख्या हो जाती है, और वो 5 से भाग होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता वो अभाज्य संख्या 5 ही होगी? आपको नहीं लगता कि वो अभाज्य संख्या 5 ही होगी? क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, वो 5 से भी भाग होनी चाहिए, यानी कि वो अभाज्य संख्या 5 ही है जो 1 और 5 से भाग होगी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर अभी भी कोई डाउट है, अगर देखो क्लियर है तो आप वाई टाइप करके भेजें। अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट है। बच्चे इतने अच्छे से सारी चीज समझाई थी कि क्या सम होता है, यानी कि क्या सम संख्याएं होती हैं, क्या विषम संख्याएं होती हैं, क्या भाज्य, क्या अभाज्य, सबसे छोटी, सबसे, मतलब हर तरीके का आपको बताया गया है, फिर भी आपने गलत कर दिया। गंदी बात है ये। ठीक है, यानी कि अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप सही जवाब दिया करें। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपसे बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, यानी कि इसका आंसर पता लग गया है 5। और सॉरी, ठीक है, तो अब आपसे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपसे बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि हम क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। अगली क्लास में हम इसको अच्छे से कंप्लीट भी करेंगे। देखिए, नंबर लाइन क्या होती है? संख्या रेखा जिसे हम बोलते हैं। देखो, रेखा तो आप जानते हो, ये रही रेखा।
अब इस रेखा के ऊपर अगर आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि सर एक ये रहा हमारे पास में और ये रहा, क्योंकि रेखा क्या होती है सर, रेखा हमारे पास में वो होती है जिसके दोनों तरफ क्या होती है सर, जिसके दोनों तरफ तीर के निशान बने होते हैं। इस तीर के निशान का मतलब क्या होता है, इस तीर के निशान का मतलब होता है कि ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को कि तीर के निशान का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है। अगर मान लो कि एक ऐसी रेखा आपके पास में हो, एक ऐसी रेखा आपके पास में हो जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो जाए, यानी कि ये पॉइंट, ये बिंदु ए हो जाए और ये बी हो जाए, तो इसको आप रेखा नहीं कहते हो, आप इसको कहते हो रेखाखंड। क्या कह देते हो आप इसको, रेखाखंड। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। और एक चीज और होती है, आप कहोगे हो सकता है कि सर ये यहां से स्टार्ट हो गई हो एक जगह से और एक तरफ ये अनंत तक जा रही हो, सिर्फ एक तरफ अनंत तक जा रही हो, तो आप कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं किरण। ये सारी चीज पढ़ोगे आप ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में, बट फिर भी हमने आपको बता दिया है रेखा क्या होती है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाए, रेखा कहलाती है। अगर उसके दोनों ही बिंदु फिक्स हो जाए तो वो रेखा खंड कहलाती है, और अगर उसका एक बिंदु फिक्स हो जाए और एक दिशा में वो अनंत तक जाए तो वो आपकी किरण कहलाती है। पर ये हमारा यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ रेखा पढ़नी है कि नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा क्या होती है। यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया कि सर रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर हम नंबर लाइन की बात करें संख्या रेखा की, तो आप कहोगे जब हम किसी रेखा पर, क्योंकि रेखा के बारे में पता होना चाहिए, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि आपने एक रेखा बना ली और उसके ऊपर क्या कर लिया, आपने उसके ऊपर संख्याओं को लिख लिया। भाई मान लेते हैं आपने रेखा बना ली और रेखा दोनों तरफ अनंत तक जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, दोनों तरफ अनंत तक जाती है। आपने उसके ऊपर संख्याएं लिख ली, संख्याओं को निरूपित किया जाता है। अब आपने इसके ऊपर क्या बना ली, संख्याएं बना ली। जैसे कि किसी का मन होगा सर ये राहुल नाम का बच्चा है और इसको क्लास के अंदर खड़ा किया गया और इसने क्या किया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, इस तरीके से संख्याओं को निरूपित कर दिए कि क्लास के अंदर इतने बच्चे। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी संख्या रेखा कहलाएगी। अब देखिए संख्या रेखा में क्या क्या खासियत होती है, यानी कि संख्या रेखाओं पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। क्रम के अनुसार का मतलब क्या है कि जो संख्या हमारे पास में छोटी होगी, कुछ बड़ी होंगी, तो उनके क्रम के अनुसार ही उन्हें लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, उनके क्रम के अनुसार। ठीक है, अगर क्रम के अनुसार की बात की जाए, सब संख्या रेखा को हम लिखना शुरू करते हैं तो आप क्या कहोगे, सर सबसे पहले हम किसको अंकित करते हैं, सर संख्या रेखा पर सबसे पहले हम जीरो को अंकित करते हैं। संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, सर संख्या रेखा पर हम सबसे पहले जीरो को अंकित करते हैं। इतना क्लियर हो सभी को, अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि संख्या रेखा पर सबसे पहले हम जीरो को अंकित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर आप जीरो के दाईं ओर, यानी कि जीरो के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए और इसे एक नाम दीजिए। यानी कि आपने कहा सर ये रहा जीरो और जीरो के दो तरफ है, एक तो दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है। भाई देखो जीरो की दो तरफ है ना, जीरो की दो तरफ है, एक तो हमारे पास में बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। तो आपने क्या करा, आपने जीरो के दाईं तरफ एक बिंदु लिया और उसको आपने एक नाम दे दिया। कितना नाम दे दिया, एक। कितना नाम दे दिया आपने उसको, एक दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से तो आप क्या कहोगे, यानी कि जीरो और एक से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हम एक मात्रक दूरी कहते हैं। यानी कि इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक मात्रक दूरी कहलाएगी, यानी कि यूनिट डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, आपकी यूनिट डिस्टेंस कहलाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वो आपकी एक मात्रक दूरी यानी कि एक यूनिट डिस्टेंस कहलाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो जैसा कि आप कहोगे सर एक के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर बिंदु दो अंकित कीजिए। यानी कि आपने कहा सर ये रहा एक, और सर इसकी भी दो तरफ है, एक तो बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। तो आपने दाईं तरफ क्या क्या है, आपने एक मात्रक दूरी पर, यानी कि जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी पर आपने एक और बिंदु अंकित कर दिया जिसको आपने क्या कहा है, दो कहा है। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा है, दो कहा है। इसी प्रकार अगर आप एक एक मात्रक की दूरी पर देखिए, अगर आप इसी प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक की दूरी पर बिंदु 3 4 5 आगे तक अनंत तक क्या कर सकते हो, नामांकित करते रहिए। यानी कि आप इसके आगे 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या कहेंगे, तथा संख्या रेखा पर दाईं ओर हमें किसी भी पूर्ण संख्या तक
जा सकते हैं। आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? सर पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, इनको सर डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। जीरो से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, और सर ये अनंत तक चली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्या हो गया, यानी कि जो संख्या रेखा में दिख रही है, अगर हम इस संख्या रेखा की बात करी जाए तो सर संख्या रेखा किसके लिए बनी गई है? आप कहोगे सर जीरो और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए, तब कह दोगे सर ये जो संख्या रेखा ये पूर्ण संख्या रेखाओं के लिए, यानी कि नीचे दी गई दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। इतना क्लियर हो सभी को? जो नीचे हमें रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा किसके लिए है? ये रेखा जो है पूर्ण संख्याओं के लिए एक संख्या रेखा है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर हो गया तो आप जल्दी जल्दी ये चीज देखिए। क्या आप बता सकते हैं बिंदु एक और चार के बीच की दूरी क्या है? बताइए जरा, एक और चार के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, एक और चार के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताइए, एक और चार के बीच की दूरी कितनी है? कमेंट चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए भाई, कितनी दूरी है? अभी आपको बताया था ना, जीरो, एक, दो, आपने कहा जीरो, एक, दो, सर इनके बीच में एक एकक की दूरी है, और उतनी दूरी यहाँ ली, एक एकक की दूरी, यानी कि इनके बीच में एक यूनिट डिस्टेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। तो आप कहोगे सर मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा, सर एक तो दूरी ये हो गई, एक एक यूनिट, एक एकक की दूरी, सर एक ये हो गई, और एक ये हो गई। सर हमारे पास में कुछ भी मान लो, मान लेते हैं एक और दो के बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसके बीच में जो दूरी है वो 3 यूनिट की दूरी है। कितनी है वो? 3 यूनिट की। पता कैसे लगा हमें 3 यूनिट की दूरी है? आप क्या करोगे, आप या तो एक काम करोगे सर, चार में से हमने एक को घटा दिया, तो हमारे पास में कितने यूनिट की दूरी आ गई? आप कहोगे सर हमारे पास में 3 यूनिट की दूरी आ गई। कितनी आ गई? 3 यूनिट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जंप कर करके, यानी कि बिंदु एक और चार के बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास में? 3 मात्रक या फिर 3 यूनिट है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल हम लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताइए जल्दी से, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको 2 भी दिखाई दे रहा है और आपको 7 भी दिखाई दे रहा है, कि सर ये रहा 2 और सर ये रहा 7। आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इनके बीच की दूरी कितनी है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी बच्चे भी भाई बहुत ही आसान है, अभी तो आपको बताया था कि आप जंप करके भी जा सकते हो, आप घटा कर भी जा सकते हो। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी कम से कम हमारे पास में 3 बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपका नाम लेंगे पूरी क्लास के अंदर कि ये बच्चे इतने आलसी हैं कि इनको चीजें समझ में आ गई है, तब भी वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हैं। चलिए जल्दी से, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोगों को हमें फिर से टाइम देना पड़ेगा। हम आप लोगों को फिर से 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं कि बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 3, 2, बच्चे कर दो वोट प्लीज। देखो ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो आप प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया करें। 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। हिमांशी, रुखसाना, रमेश, टीना, मीरा, पूनम, अंजलि। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया कि बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी, तो आप कहोगे सर ये 2 रहा, 2 ये रहा, और सर 7 ये रहा, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4,
5, यानी कि आप कहोगे 5, या फिर आप क्या कर सकते हो सर 7 में से मैंने 2 को घटा दिया तो मेरे पास में कितना आ गया 5, यानी कि सर 5 यूनिट की मेरे पास में क्या है, इनके बीच में दूरी है। बच्चे 2 - 7 नहीं लिखना है। पहली बात तो बताओ 2 - 7 होगा कितना। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजेंगे कि बताइए 2 - 7 कितना होगा, जल्दी से। हाँ, -5 होगा। अभी तो आपने सीखा है इंटीजर्स के बारे में कि सर ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है तो हमेशा आंसर घटा कर आएगा। सर 7 में से 2 घटा दे तो 5 आएगा। सर बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो सर -5 आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है बच्चे। 7 में से आपने 2 को घटाया तो आपके पास में 5 आया, ये गलत है आपका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना आपको लोगों को क्लियर है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, अब आप लोगों का जो होमवर्क है बताइए, ग्रुप पर ही भेज दिया जाए ना होमवर्क? तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक ही रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क ग्रुप पर ही आ जाएगा और ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी।